हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे मेवरिक प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका सिंबल है एमएवी। ये प्रोजेक्ट कैसा है, कैसे वर्क करता है, फीचर्स, टोकेनोमिक्स एंड द फ्यूचर पोटेंशियल, सारी चीज को डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। एज ऑफ नाउ मेवरिक प्रोटोकॉल आज काफी करेक्शन लिया, $0.3707 पे ट्रेड कर रहा है एंड बहुत बढ़िया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। वॉल्यूम बढ़ रही है, आप देख रहे होगे $21.5 मिलियन की इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है एंड 41.8% अप है कंपेयर टू लास्ट 24 डेज। एज ऑफ नाउ इसकी मार्केट कैप है $92.6 मिलियन एंड इसकी जो फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप बन रही है $740.086 मिलियन। मतलब आप ऐसा समझ लो, सप्लाई अभी सर्कुलेशन में काफी कम है, 13% है, लेकिन एक साल तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम टोकेनोमिक्स पार्ट में डिटेल में देख लेंगे, वहां आपको इसके बारे में फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। बाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट मेजर एक्सचेंज पर अवेलेबल है एंड प्रेफरेबली आपको ये बाइनेंस से ही बाई करना चाहिए। वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको दूसरे एक्सचेंज को प्रेफर ही नहीं करना चाहिए। इसका सर्टिक ऑडिट हुआ है, 70.75 स्कोर मिला है, विच इज ओके ही कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज 80+ इज कंसिडर्ड बेटर, बट 70.75 काफी लेस है, बट दे कैन इम्प्रूव ऑन दिस पार्ट। अगर इसका व्हाइट पेपर देखोगे, दैट इज वेरी टिपिकल, एक्चुअली 10 पेज का व्हाइट पेपर है, बट बहुत टिपिकल वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने की क्या प्रॉब्लम है और इसको ये किस तरीके से टैकल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एएमएम के बारे में। ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, जितने भी डेक्स हैं यानी पूरा डिफाई सेक्टर है, वो एएमएम पे रिलाई करता है। ठीक है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर वर्क कैसे करते हैं? एक्चुअली एक पूल होता है जिसमें जनरली लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। लिक्विडिटी पे जो प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे हम पेयर में। अब जैसे आप पैनकेक स्वैप पे जनरली देखोगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी उस पर्टिकुलर असेट के साथ, बीएनबी के साथ या फिर बीयूएसडी के साथ, इवन यूएसडीटी के साथ भी लिक्विडिटी कई बार कई ग्रोन अप कॉइन्स में अवेलेबल मिल जाती है। एंड अगर नहीं भी हो किसी केस में तो वो रीरूट भी कर लेता है, यानी 2 ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करके उसको यूटिलाइज भी कर लेता है। दैट इज डिफरेंट टॉपिक। एएमएम की कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, एएमएम की लिमिटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो वो बहुत बेसिक जो चीजें उसमें मैंने बताई कि एएमएम वर्क कैसे करता है। एएमएम की जो प्राइमरी लिमिटेशन है वो वॉलेटिलिटी के टाइम पे हमें देखने को मिलती है और इसकी वजह से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है स्लिपेज टॉलरेंस। ठीक है, और जब मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है या उस पर्टिकुलर पूल में ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो उस टाइम पे जो स्लिपेज है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा चला जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई कॉइन है जिसको आप बड़े आसानी से बाई कर पा रहे होगे नॉर्मल साइडवेज मार्केट में 0.5% के स्लिपेज पे और 1% के स्लिपेज पे, और हो सकता है वॉलेटिलिटी बढ़ जाए एकदम से तो आप उसे 1% छोड़ो 2% पे जाके बाई कर पाओगे, यानी 2% का स्लिपेज सेट करोगे तब बाई कर पाओगे, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। तो ये होता क्यों है, मतलब ऐसा किस तरीके से? पहले एएमएम वर्क कैसे करता है उसको आपको बता रहा हूँ। एएमएम वर्क करता है बेसिकली एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला के तौर पर। अब उसका फॉर्मूला का नाम आप दे दो ए बी इज इक्वल टू सी। अगर मैंने ये बोल दिया ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, ए और बी 2 असेट है जिनके पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड किया। मान लो अगर आपने माना कि ए एक नेटिव असेट है, उदाहरण के तौर पर हम इथेरियम को ले लेते हैं, और बी यहाँ पे यूएसडीटी कंसीडर कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो इथेरियम और यूएसडीटी के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है। अब इनका जो मल्टीपल होगा वो उसको मैनेज करके रखेगा, यानी उनका 1:1 रखेगा, 1:1 रखेगा इन द सेंस वैल्यू वाइज। ठीक है ना, और उसकी जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट वो सी रहेगी। ठीक है, अब जो सी है वो अपनी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। मैं बस और भी आसान कर दे रहा हूं आपको, यानी अगर कोई लिक्विडिटी पूल है उसमें 2 कॉइन है, अब यूएसडीटी के साथ अगर जनरली जो लिक्विडिटी है ऐसे कॉइन के साथ प्रोवाइड की जाती है जिसकी वैल्यू रिलेटिवली काफी स्टेबल हो। ठीक है, अब जैसे यूएसडीटी बीयूएसडी तो स्टेबल कॉइन्स है, इनकी तो स्टेबल ही रहेगी। तो दूसरा सेट है वो वेरी करेगा। अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बाई करने लगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, जब बाई करेंगे तो यूएसडीटी उस पूल में भेजेंगे और इथेरियम निकालेंगे। इसका मतलब यूएसडीटी की जो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इथेरियम की परसेंटेज घटती जाएगी, और उस हिसाब से ऑटोमेटेड मार्केट मेकर ऑटोमेटिकली उसका प्राइस हाई करता जाएगा, ताकि कोशिश ये रहेगी उसकी कि ज्यादा से ज्यादा अब इसमें इथेरियम वापस आए और यूएसडीटी यहां से निकले ताकि वो बैलेंस हो जाए। अब ज्यादा प्राइस अगर होगा तो लोग मतलब दिल टेंड टू सेल इट, है ना, और वो सेल करेंगे तो सेलिंग में क्या होगा, वो इथेरियम लिक्विडिटी पूल में भेजेंगे और यूएसडीटी वहां से निकालेंगे। तो वो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बैलेंसिंग कई बार इसकी लिमिटेशन होती है, नहीं हो पाती। तो ये यूनिस्वैप का जब वर्जन 2 आया था, वॉल्यूम 2 यू कैन से, उसमें ये मेजर प्रॉब्लम जो रिकॉग्नाइज की, तो वर्जन 3 जो आया उसमें इसको सॉल्व आउट किया, और उसको सॉल्व करके मतलब किस तरीके से सॉल्व किया उसका नाम दिया
कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी। कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी में क्या होता है, एक रेंज सेट की जाती है अप एंड डाउन में, और मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी उस रेंज में ही होती है। जब तक रेंज में स्वैप होता रहेगा तब तक वो फीस कलेक्ट करेगा, अगर रेंज से बाहर जाएगा तो फीस नहीं कलेक्ट करेगा, ताकि जल्दी से जल्दी जो प्राइस मतलब उसकी लिक्विडिटी है वो रेंज में ही रहे, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक हद तक कारगर है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। जो मैवरिक प्रोटोकॉल है वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, काइंड ऑफ जो कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी है उसको ऑटोमेट कर देता है। इसके कई मोड हैं, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, मोड राइट, मोड लेफ्ट, मोड बोथ और मोड स्टैटिक। मोड राइट तब है, यानी जो लिक्विडिटी है मतलब एलपी है वो खुद चूज कर सकती है, मतलब उसको खुद सेट किया जा सकता है उसके लिए कि कौन से मोड में उसको अभी वर्क करना है। मान लो मोड राइट मतलब राइट है, तो अब उसमें होगा क्या कि वो एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में लिक्विडिटी कंसंट्रेशन होगी, यानी अगर प्राइस अप जा रहा है तो उसी हिसाब से वो उसी डायरेक्शन में उसको कंसंट्रेटेड कर दिया जाएगा। मोड लेफ्ट जब बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है किसी असेट का प्राइस, तो उसमें मोड लेफ्ट सेलेक्ट कर सकते हो आप। एंड मोड बोथ जब मार्केट साइडवेज ट्रेड कर रही है, ठीक है। मोड स्टैटिक, इसमें लिक्विडिटी चेंज नहीं होगी, मूव नहीं होगी, ठीक है। सो ये काफी रिवॉल्यूशनरी है, और ये प्रॉब्लम है इसको ये ओवरकम करता है मैवरिक प्रोटोकॉल, जो अभी एग्जिस्टिंग है एक्चुअली। और इसकी वजह से ही आपको ये देखना पड़ता है कि अगर जैसे आप पुराने जितने भी डेक्स हैं उन पर ट्रेड करोगे तो जो स्लिपेज टॉलरेंस की जो प्रॉब्लम आती है, इवन जो लिक्विड असेट है उनमें तो ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इससे होता क्या है कि जो स्वैप करेंगे, जो भी स्वैप करना चाहते हैं, बाई सेल करना चाहते हैं, दे विल एंजॉय द लोअर फीस, और उसमें ज़्यादा उन्हें स्लिपेज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। एंड जो एलपीज हैं वो अपने आप को अपने तरीके से ऑटोमेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनको भी इफेक्टिव जो वर्क मतलब देखने को मिलेगा, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है। आई होप सो मैंने आसान मतलब भाषा में समझा दिया होगा आपको। वैसे अगर आप पढ़ोगे तो इवन ये इससे भी ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में इतने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के तरीके से लिखा है ना कि आपका दिमाग चकरा जाएगा इसको समझने में। बट कंक्लूजन यही है, इसका सार यही है जो मैंने आपको अभी बोल के बताया है। यू कैन चेक आउट दिस होल मैकेनिज्म। वैसे इस पूरे व्हाइट पेपर में आपको यही मैथमेटिकल फॉर्मूला लाइक ए आउट, ए बी आउट, उसमें अमाउंट अपॉन टोटल सप्लाई, इस तरह से टिपिकल मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन्होंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द कंक्लूजन सॉरी। सो मैवरिक ने अभी इंसेंटिव प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। इंसेंटिव प्रोग्राम मतलब वो मतलब इसमें और भी जो इकोसिस्टम्स हैं उनको इंक्लूसिवली लेके चलना चाहते हैं इसी रिवॉल्यूशनाइज करने में, मतलब जो डेक्स और एएमएम्स को रिवॉल्यूशनाइज कर रहे हैं उसमें। तो इन्होंने इंसेंटिव प्रोग्राम चलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। इन्होंने एक वोटिंग एस्क्रो मॉडल भी लॉन्च किया जिसमें एक आपको रिप्रेजेंटेटिव टोकन मिलता है VMAV, ठीक है ना। ये क्या है, इसका आप बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत समझ लो। अगर आपने MAV स्टेक कर दिया तो आपको VMAV मिल जाएगा। जब तक आप VMAV के होल्डर हो तब तक आपको राइट रहेगा, आप वोट कर सकते हो, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। द मोमेंट योर स्टेकिंग पीरियड इज ओवर तो आपको जो MAV के कंपेरिजन में वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको मिल जाएगा योर ओरिजिनल असेट MAV, और उसके बाद आप उस गवर्नेंस वाले सिनेरियो से बाहर हो जाओगे। इसको उन्होंने एक सर्कल बना के समझाया, ये बड़ा आसान भाषा में उन्होंने लिख दिया, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके वॉलेट में अभी MAV पड़े हैं, आपने डिसाइड किया स्टेक करने का, स्टेक MAV, तो स्टेकिंग पीरियड आपका स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको मिल जाएगा VMAV, एंड देन यू आर अलाउड टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन प्रपोजल्स, एंड जो भी इवन यू आर सब्जेक्टेड फॉर द इंसेंटिव्स ऑल्सो, यानी जो रिवॉर्ड है आपको स्टेकिंग का वो भी मिलेगा। स्टेकिंग पीरियड खत्म होगा, MAV आपके अनलॉक हो जाएंगे, VMAV डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड आपका जो असेट है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। जनरली सारे गवर्निंग जो भी गवर्नेंस है ज़्यादातर मतलब DeFi जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी इसी तरीके से होती है। नेक्स्ट, इसने अच्छा खासा फंड भी रेज किया है जिसमें काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट नाम भी आप देखोगे। फॉर एग्जांपल लाइक सर्कल काफ़ी मतलब स्टेबल कॉइन इश्यू किया है इसने, ट्रोन भी है इसमें, एंड कई सारे जेमिनी है, एपोलो, बेला, एंड बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नोटेबल नेम्स भी आपको दिख जाएंगे जो काफ़ी स्टेब्लिश्ड है, जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है स्ट्रेटजिकली, और इसने लगभग $8 मिलियन का एक राउंड किया था जिसमें इतना फंड इसने रेज किया है। दैट इज़ क्वाइट गुड फॉर दिस वन। ये इसकी वेबसाइट है, अगर आप चेकआउट करना चाहिए कैन लॉन्च ऐप ऑल्सो, वहाँ पे फर्दर डिटेल दिख जाएगी, बट बहुत ही जेनेरिक चीज़ें मिलेंगी वेबसाइट पे। अगर आपको एक्चुअली में जानना है तो टाइम निकाल के इसका व्हाइट पेपर पढ़ना चाहिए। व्हाइट पेपर में मेनली इसमें चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और बहुत टिपिकल लैंग्वेज में। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अनदर फैक्ट के बारे में।
एक चीज मुझे काफी इंप्रेसिव लगी इसकी, फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से लॉन्च हुआ है, आई एम सीइंग कंटिन्यूअस अपसाइड इन टीवीएल। और एक डीफाई प्लेटफॉर्म के लिए टीवीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहती है, और इसकी जो टीवीएल है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पर कर्व देख सकते हो। इनिशियली लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद इस पर लगभग $6.32 मिलियन की टीवीएल थी, यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम। एज ऑफ नाउ इट इज एट ऑल टाइम हाई। इसके कंपैरेटिवली नया प्रोजेक्ट है तो 57.74 मिलियन तक पहुंची है, बट इट इज गोइंग अपवर्ड ओनली। आप सिंपली ग्रेजुअली अप डायरेक्शन ही देख सकते हो टीवीएल में, एंड दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। एक्चुअली मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी कि बढ़िया ग्रो कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद आएगा टोकोनोमिक्स, क्योंकि नए प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेशन की, बिकॉज इनिशियली काफी कम सप्लाई सर्कुलेशन में होती है, और फिर सप्लाई बहुत ज्यादा आने की वजह से प्राइस डाइल्यूट हो जाता है, और इस वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स को फिर अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे। ठीक है, पहले तो एक चीज और बता दे रहा हूँ, ERC20 टोकन है, बट इन्होंने लेयर 0 का जो ओमनी चेन फंजिबल टोकन OFT एक्सटेंशन है उसको इनेबल किया हुआ है, तो जल्दी ही ये अदर नेटवर्क्स पे भी अवेलेबल होगा, लाइक इथेरियम के साथ साथ बाइनेंस स्मार्ट चेन, ZK सिंकेरा एंड मच मोर। उसके रिगार्डिंग वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड की है। इसकी टोटल सप्लाई है दैट इज 2 बिलियन, अभी जो सर्कुलेशन में 13% है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप। एंड आगे लगभग एक साल का हम एस्टिमेट कर लेते हैं कितनी सर्कुलेशन में आएगी, तो उस हिसाब से हम इसके जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई का ब्रेकअप यहाँ पे दिया है, बट हमें चार्ट भी नीचे दिया हुआ है, तो हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से जैसे जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ, ठीक है ना, जुलाई 2023 से लॉन्च इन द सेंस उसके मतलब टोकन जनरेशन इवेंट, उसके बाद अगर आप देखोगे जुलाई 2024 तक लगभग 15% सप्लाई सर्कुलेशन में होगी, यानी हार्डली 2% इंक्रीज होगी एक साल में। लेकिन उसके बाद इसमें हैवी इन्फ्लेशन शुरू होगा। ठीक है, सो अगर आप इसको बाई करने का डिसाइड करो तो जुलाई 2024 तक, वैसे उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मार्केट में एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द बिटकॉइन हाल्विंग, एंड उसके बाद इसमें इन्फ्लेशन भी शुरू हो जाएगा, तो वहां पे इसमें जो भी आपको प्रॉफिट बुकिंग और व्हाटएवर यू वांट टू डू है ना, वहां पे कर लेना चाहिए आपको, उससे फिर ज्यादा फर्दर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो 15% कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब 13% है सर्कुलेशन में, 2% का इंक्रीज एक साल में इज नॉट टू मच। सो इसमें आप एकदम टेंशन फ्री रह सकते हो कि इसमें प्राइस डायल्यूशन ज्यादा नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ सप्लाई इन्फ्यूजन। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी एक चार्ट पे कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको पोटेंशियल वाइज भी बता देता हूँ। ठीक है, चार्ट पे वैसे देखो काफी कम टाइम हुआ है इसको ट्रेड होते हुए, तो इसको 100% चार्टेबल मत लेके चलना क्योंकि डेटा बहुत कम है, बट स्टिल आई कैन सी अ सर्टेन रेंज 0.3964 से 0.4377 की, ये काफी बढ़िया रेंज बन रही थी, इसमें ही ये ट्रेड करा था, और इसने एक बार ब्रेकआउट भी अटेम्प्ट किया आफ्टर द टोकन जनरेशन इवेंट, क्योंकि इनिशियली तो लिस्टिंग हाइप रहती है काफी ज्यादा, तो उसको हम अभी अवॉइड करके चलना है। ठीक है, और 0.5357 तक गया, और वहां से फिर एक बढ़िया रेजिस्टेंस मतलब उसको मिला, और इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया वहां से प्राइस काफी ज्यादा। ये जिस लेवल पर भी ट्रेड कर रहा है दैट इज द फर्स्ट टाइम कि ये इतना ज्यादा करेक्ट होकर यहाँ पे आया है, और पहली बार इसकी RSI 30 से बिलो होकर आई है, और अभी 18.12 पे है, बिल्कुल एकदम बॉटम पे। बट आई कैन सी वन इंटरेस्टिंग सिनेरियो, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये आप देखोगे यहाँ पे सेल के बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैंने 1 घंटे के चार्ट पे लगाया है, और अगर पिछले कुछ घंटे की मैं आपको बताऊँ, जनरली आप देखोगे इवन आपको इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिखेगी, कई केसेज में बस कई मतलब घंटे में कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम दिखी है, वरना आपको इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। बट आई कैन सी कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल्स, यानी सेलिंग प्रेशर काफ़ी रहा इन 3 घंटों में, एंड धीरे धीरे करके जो वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है सेलर्स की, यानी जो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। यानी आप ऐसा समझ लो, जब भी ऐसा होता है तो ऐसे केस में जब मतलब सेलर जो सेलिंग वॉल्यूम है धीरे धीरे कर घटती जाए, और फिर बाइंग के जो मतलब ग्रीन कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने लगे, तो एक अच्छा ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ से होगा भी तो एक शॉर्ट टर्म में आप इसको दोबारा से यहाँ पे 0.39 की रेंज 0.3964 की रेंज के ऊपर जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो, जिस प्राइस पे आया है अभी वो पहली बार आया है, और अभी इस रेंज में है कि यहाँ पे इसको बड़े आराम से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप SIP करना चाहो, चाहे आप हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, प्रोडक्ट इसका बढ़िया है, फंडिंग इसको मिली हुई है, टोकनोमिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। TVL इज वेरी पॉजिटिवली मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरी डे, ठीक है ना, डे बाई डे इसकी बढ़ती जा रही है, एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। सो कुल मिला के मेरे हिसाब से आपको अगर नए जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें MAV जो कॉइन है, इसको टोकन बेसिकली,
इसको अगर आप चूज करोगे तो ये आपको निराश नहीं करेगा। आप हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, यू कैन चूज दिस वन एंड अभी इसी प्राइस से ही अकोमुलेट करना शुरू कर सकते हो। एंड जितना भी आप हैवी इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में भी जाओ, अब देखो पोर्टफोलियो में अगर जब भी इवन हैवी अलॉटमेंट भी करो 15% से ज़्यादा, एक्सेप्ट बिटकॉइन बता रहा हूँ, कोई भी कॉइन आपके ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के हिस्से में, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही कॉइन में 50% डाल दिया और बाकी में थोड़ा थोड़ा कर दिया, ठीक है। अगर बिटकॉइन है वो एक्सेप्शन है, उसके अलावा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उतने तक अगर ले जाओगे इसको तो भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उतने रेंज तक भी 15% तक भी अगर इन्वेस्ट कर दोगे, स्टिल आई फाइंड इट इज़ अ वेरी गुड पिक, ठीक है ना। जो भी अमंग द न्यू प्रोजेक्ट जो भी हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ में मैंने देखा है सप्लाई जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी सर्कुलेशन में आएगी, जिसकी वजह से उनमें प्राइस डायल्यूशन होगा। इसमें वो वाला सिनेरियो नहीं एक्सपेक्टेड है। आई होप सो थिंग्स आपके लिए क्लियर होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट को। देखो जितने अदर डिफाई सेक्टर वाले कॉइन्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, जिनके खुद के डेक्स है, लीडिंग डेक्स है, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट एक सर्टेन हद तक ही सॉल्व कर पा रहे हैं एंड कहीं कहीं उनकी भी लिमिटेशन है, ठीक है। ये उससे भी एडवांस लेवल का है। आई कैन क्लियरली सी दिस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए $1 बिलियन की मार्केट कैप इजीली फीजिबल है, इजीली, ठीक है ना। और अगर $1 बिलियन की मार्केट कैप अगर यहाँ से कंसीडर करोगे और 2% सप्लाई का टॉलरेंस भी दे दोगे तो इजी 10x एंड इट कैन गो अप टू 20x ऑल्सो, ठीक है। सो हैवी जिनका पोर्टफोलियो का साइज है, यानी $10,000 से ज़्यादा वाले, ठीक है ना, जिनका भी ऐसा पोर्टफोलियो है, डेफिनेटली यू कैन हैव दिस कॉइन इन योर पोर्टफोलियो एंड इट विल डू वेरी वेल। तो आपको एक सर्टेन रेंज भी पता होगी। वैसे मैंने मिनिमम टारगेट ही दिया है आपको। $1 बिलियन के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जाना मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी इसके लिए तो सारे टूल्स भी अवेलेबल, बाइनेंस पर अवेलेबल है, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई कि इसको लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा आई मीन लाइक ट्रेडिंग वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। लीडिंग डेस्क पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जनरली ऐसे कॉइन जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं और बाइनेंस पर अगर अवेलेबल होते हैं तो बहुत उनको वॉल्यूम ऑलरेडी अच्छी मिलती है और बहुत जल्दी ही ये टारगेट अचीव कर जाते हैं। आई होप सो थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।